सर्वांना आत्मवंदन. सर्वप्रथम ब्रह्मर्षी पितामह पत्रीजी यांना अभिवादन. सीतायन या पुस्तकाच्या मूळ लेखिका, हिंदी में बात करनी है. सीतायन इस किताब की मूल लेखिका देना मरियम जी को अभिवादन. और इसे हमारी भाषा में भावानुवाद करने वाले कविता जी गुप्ता और हमारे ब्रह्मर्षि जोशी सर, इन्हें भी मनःपूर्वक अभिवादन. अब हम शुरू करते हैं सीतायन का स्वाध्याय भाग दूसरा. पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार देना मरियम जी को सीतायन ये किताब लिखने की, इसकी रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई. और फिर मीनाक्षी का बचपन और मीनाक्षी के नजरिए से मिथिला नगरी का दर्शन. मीनाक्षी के नजरिए से मिथिला नगरी, राजा जनक, उनके वैल्यूज, उनके सिद्धांत, उनका आचरण, और मीनाक्षी और उनके पिता के बीच के संबंध, और फिर उसके पश्चात किस प्रकार जनक राजा ने मीनाक्षी के नदी में डूबने से प्राण बचाए, यहां तक हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक दिन अचानक ऐसे ही जनक राजा ने मीनाक्षी को बुलाया और उसे कहा कि अब तुम ये साफ सफाई का काम नहीं करोगी, अब तुम रानी सुनैना की निजी सेविका के रूप में काम करोगी. ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा. उसने आकर अदिति से यह बात शेयर की कि अदिति, अभी अभी जनक राजा ने मुझे इस प्रकार कहा, उन्होंने मेरी सेवा क्यों चेंज की होगी. तब अदिति ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मुझे एक सवाल पूछा था, क्या मेरे पिताजी को उनके मृत्यु से पहले जनक राजा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था. तब मैंने तुमसे कहा था कि हाँ, जब तुम्हारे पिताजी ऊपर से नीचे गिरे थे उस समय जनक राजा और तुम्हारे पिताजी कुछ समय के लिए बात कर रहे थे. तब मैं तो वहां पर नहीं थी, लेकिन जो सेवक वहां पर था उसने मुझे बाद में ये बताया कि तुम्हारे पिता ने जनक राजा से आश्वासन मांगा कि जिस प्रकार उन्होंने उन्हें दुर्भाग्य से बचाए रखा, उसी प्रकार वे तुम्हें भी अपने परिवार के दुर्भाग्य से बचाए रखे. और जनक राजा ने उन्हें ये वचन दिया कि वे हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करेंगे. ये बात सुनने के बाद मीनाक्षी को, जब उन्होंने, जनक राजा ने जब उसके प्राण बचाए थे नदी में डूबने से, तब का प्रसंग याद आया कि कदाचित इसी कारण जनक राजा ने मेरे प्राण बचाए थे. अपने सेवक को वचन देना अलग बात है और उसकी पूर्ति करना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है. उसे इतना आदर महसूस हुआ अपने राजा के प्रति, इतना आत्मीय भाव महसूस हुआ कि एक सेवक को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए भी वो तत्पर है. फिर आगे मिथिला नगरी का वर्णन आता है कि मिथिला नगरी में किस प्रकार वर्षा न होने की वजह से अकाल छा गया. पहले तो मिथिला नगरी के पूर्वज जो थे, वहां के आसपास के पहाड़ों और जंगलों में से जो उत्पाद मिलता था, जो भी फल फूल या कंदमूल आदि, उन्हीं से ही उनका भरण पोषण हो जाता था. लेकिन उसके बाद जैसे ही संख्या बढ़ने लगी, विदेह राज्य में जैसे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, वो उत्पाद कम पड़ने लग गया. फिर जनक राजा ने खेती करना सिखाया लोगों को. हल कैसे चलाना है ये स्वयं जनक राजा ने सिखाया. फिर भी वर्षा न होने के कारण उस क्षेत्र में अकाल छा गया. पानी कम, धान्य की कमी. इसलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए जनक राजा ज्यादातर समय ध्यान करते कि कहीं इस समस्या का मुझे हल मिल जाए, कि मैं वातावरण का जो असंतुलन हो चुका है उसका हल कैसे करूं, इसका उपाय कैसे करूं. तो एक दिन ऐसे ही वो नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे. तब नदी की देवी उनके ध्यान में आई और उन्हें कहा कि किस प्रकार वे नदी का पानी नहरें बनाकर खेतों तक पहुंचा सकते हैं. उस द्वारा पहली बार जनक राजा ने नहरें, जिसे हम मराठी में कालवा कहते हैं, बनाई, कैनल्स बनाई और नदी का पानी खेतों तक पहुंचवाया.
लेकिन पानी बहुत कम होने की वजह से, वर्षा बहुत कम होने की वजह से वो पानी भी पर्याप्त नहीं था। अब फिर से जनक राजा के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई, पर फिर भी वे जनक राजा थे, समस्या में भी अवसर को देखते थे, समस्या में भी अवसर को ढूंढने थे। उन्होंने इस समस्या में भी अवसर को ढूंढा जब पहली बार उन्होंने अपनी प्रजा को कहा कि जब पहली बार हमें पहाड़ और जंगलों का उपज जो था वो कम पड़ने लगा, तब हमने खेती कैसे करना है वो सीखा। अब जब हमें वर्षा कम थी तो हम लोगों ने कैनल्स बनाए, ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद अब पानी जब कम पड़ रहा है तब हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम हमारे आसपास के जितने भी राज्य हैं उनसे संबंध बनाएं, उनसे व्यापार करें। इतने दिन हम आत्मनिर्भर थे, हम अपने लिए जितनी आवश्यकता है उतनी सारी चीजें हमारे राज्य में उपलब्ध थी, लेकिन अब जब हमारे पास कमी है तब हमें व्यापार के द्वारा आसपास के राज्यों से संबंध बनाना चाहिए। और यह बहुत अच्छा अवसर है कि जब हम आसपास के राज्यों से अपना संबंध बना सके। तभी आस पास में ही जो कौशल राज था, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, उन्होंने अनाज ऑफर किया जनक राजा को, लेकिन वे जनक राजा थे स्वाभिमान से परिपूर्ण। इतना कठिन समय है, इतना कठिन परिस्थिति है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान है कि मेरी प्रजा के लिए भी, यदि मैं आज अपना स्वाभिमान खो दूं तो मेरी प्रजा भी कल स्वाभिमान खो देगी। उन्होंने ये लेना अस्वीकार किया। तब ये बात दशरथ राजा को समझ में आई। दशरथ राजा ने कहा कि इसके बदले आप मुझे मिथिला नगरी की जो भी आपके कारागिरों की कलाकृतियां है वो मुझे दीजिए। जनक राजा प्रसन्न हो गए, उन्होंने हंसी खुशी वो अनाज स्वीकार किया और ये बार्टर, ये ट्रेड, ये व्यापार शुरू हो गया। संपूर्ण मिथिला नगरी अयोध्या नगरी की कृतज्ञ हो गई। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार चलने लगा और थोड़ा बहुत परिस्थिति ठीक होने लगी। इस कठिन समय में राजा दशरथ ने स्वयं उपवास किए और लोगों को भी यही सिखाया कि जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास साधन उपलब्ध न हो तो उन्हें किस प्रकार हम कम इस्तेमाल करके उसे बचा सकते हैं। उन्होंने स्वयं उपवास किए। राजा को फॉलो, यथा राजा तथा प्रजा, राजा को फॉलो करते हुए प्रजा ने भी उपवास किए और अनाज को सेव किया ताकि वो अगले दिनों के लिए काम आ सके। एक उदाहरण इस किताब का नहीं है, लेकिन एक जनक राजा के ही राज्य का एक उदाहरण मिलता है कि जनक राजा ने इस अकाल के काल में अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजा था। सभी जितने भी लोग हैं राज्य में उन्हें अनाज और पानी पहुंचाने के लिए। तब एक प्रतिनिधि एक जगह गया तो एक जो जानवरों को बांधने की खूंटियां होता है ना, वो बना रहा था। तो प्रतिनिधि आश्चर्यचकित हो गया कि जानवर ही नहीं बचे तो ये क्यों खुटिया बना रहा है। उसने पूछ लिया तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे राजा जनक इसका उपाय जरूर ढूंढेंगे और जब उपाय मिलेगा तब ऐसा ना हो कि मेरी प्रैक्टिस छूट जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तब मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, ये मुझे पता है। फिर उन्होंने जब अनाज ऑफर किया तो उसने कहा कि मेरे पास अभी भी एक कटोरा भरकर अनाज शेष है, तो इतने में तो मेरे और 2-4 दिन निकल जाएंगे। आप जो अनाज लेकर आए हो, आगे कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कई दिन से खाना नहीं खाया है, आप उन्हें अनाज दीजिए। ये थी मिथिला नरेश की, मिथिला राजा की प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, अपने से पहले दूसरों का विचार वो करते थे। यही सीख राजा जनक ने अपनी प्रजा को दी थी। ये केवल हो सकता था राजा जनक के ही राज्य में। हम देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, उस समय में चोरी, लूटपाट आदि बढ़ जाता है। ये कॉमन है, तब भी ऐसे ही होता था। लेकिन जनक राजा के राज्य में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने से पहले दूसरे का विचार करता था। वो सोचता था कि ठीक है, मैं आज इतना खाकर अगर सुखी रह सकता हूँ, इतना खाकर यदि मैं अपना उदर निर्वाह कर सकता हूँ तो मैं इतना ही खाऊंगा, ये दूसरे के लिए या अगले दिन के लिए शेष रखता हूँ। ये थी त्याग की भावना जनक राजा के राज्य में। फिर आगे मिथिला नगरी में एक बात फैल गई कि जनक राजा कुछ पूजा करवा रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, और वो संतान भी क्या, एक पुत्री संतान।
अब मिथिला नगरी तो अपने राजा को पहचानती थी, लेकिन बाहर के लोगों में यह चर्चा हो गई। एक ऋषि ने सहज ही आके जनक राजा से पूछ लिया कि आपको तो पुत्र नहीं है, फिर भी आप पुत्री की ही कामना कर रहे हो। क्या आपको अपने राज्य के लिए वारिस नहीं चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बाद आपकी प्रजा की देखभाल करने वाला योग्य व्यक्ति कोई हो? तब राजा ने कहा कि राज्य आज है, कल नहीं है। राज्य तो आएंगे और चले जाएंगे। मुझे अपने राज्य के लिए या अपनी परंपरा चलाने के लिए अपना वारिस नहीं चाहिए। ना ही मुझे ये शंका है कि मेरी प्रजा को कोई शासक चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को आत्मनिर्भर बनाया है। मुझे तो इस संपूर्ण धरती के लिए, इसका समतोल जो बिगड़ा हुआ है उसे ठीक करने के लिए एक स्त्री शक्ति की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं एक पुत्री संतान की कामना कर रहा हूँ। ये केवल राजा जनक ही कर सकते हैं। आज भी हम पुत्र की कामना करते हैं, आज भी हम यही सोचते हैं कि इतना सब कुछ है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना बिजनेस है, तो लड़का चाहिए। ये आज के दौर की, मॉडर्न दौर की ये विचार सरणी और तब की जनक राजा की सोच सराहनीय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सेविंग करते हैं, हम पूंजी जमा करके रखते हैं। जनक राजा ने नहीं किया। जनक राजा ने ना ही यह सोचा। जनक राजा का कहना यह था कि आज राज्य है, कल नहीं है, आज संपत्ति है, कल नहीं है। संपत्ति विशेष नहीं है, गुण विशेष है। मैंने अपने लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाया, बच्चों को यही सिखाइए। बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं होगी। यदि आपने उन्हें आत्मनिर्भर होना सिखा दिया तो उन्हें पैसे की जरूरत नहीं होगी। फिर आगे एक दिन ऐसे ही राजा जनक सुबह में जल्दी जल्दी तैयार होकर निकले। सुनैना माँ ने भी उनकी तैयारी कर दी। वो रथ में बैठे। उन्हें एक्सपेक्टेड था कि सुनैना रानी उनके साथ बैठे, लेकिन सुनैना रानी उन्हें अलविदा कहकर निकलने लगी। तब जनक राजा ने उनसे पूछा कि क्या आप नहीं चलेंगे अपनी पुत्री को लेने के लिए? सुनैना रानी की आंखों में आंसू आ गए। केवल यही एक चीज थी जिसके लिए सुनैना रानी चाह कर रही थी, इच्छा कर रही थी। केवल इसी एक चीज की सुनैना रानी के जीवन में कमी थी। सुनैना रानी तुरंत राजा के पास रथ में जाकर बैठ गई। जनक राजा और सुनैना रानी राज्य के सबसे सूखे भाग में गए। वहां पर जनक राजा एक जगह बैठकर ध्यान करने लगे और सुनैना रानी उन्हीं के पास बैठकर देवी का आवाहन कर मंत्र जाप करने लगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात, रात से भोर हो गई। तब सुनैना रानी की एक आवाज सुनकर आंख खुली। सुनैना रानी उठी, भागी भागी जनक राजा के पास गई। जनक राजा को ध्यान से जगाया और उन्हें कहा, यह आवाज सुनिए। जनक राजा ने आवाज सुनी। जनक राजा ने कहा, संसार की सबसे सुमधुर आवाज है नवजात शिशु के रोने की आवाज। जनक राजा तुरंत उठे। इसी विशेष क्षण के लिए उन्होंने एक हल बनवाया था। उस हल को उन्होंने उठाया और उस बंजर धरती को जोतने लगे। वो हल जाकर एक जगह पर टकराया। वहां पर उन्होंने खोदा तो वहां पर एक नवजात बालिका उन्हें प्राप्त हुई। उन्हें समझ आ गया कि मुझे मेरी पूजा का फल मिल गया। उन्होंने उस बालिका को हाथ में लिया और अपने नजदीक लिया। पानी की बूंदें थर 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 नीचे गिरने लग गई। सालों से सूखी धरती, सालों से बंजर धरती, सालों से तृषित धरती, पानी की बूंदें गिरकर मूसलधार बारिश शुरू हो गई और वह धरती की प्यास बुझ गई। अब संपूर्ण नगरी और संपूर्ण मिथिला का राजमहल केवल इस बच्ची के आसपास ही घूमने लगा। बहुत से जो भी सेवक थे यही देखते कि वो जब भी सुनैना माँ के कमरे में जाते बस वहीं रुक जाते। हमारी मीनाक्षी भी बहुत बार अपने आप को सीता को एक टक देखते हुए पाती। वो कहती कि वो इतनी सुंदर, इतनी मोहक थी कि बार बार उसे देखने का ही मन करता। एक दिन ऐसे ही जब वो उसे देख रही थी तो उसके मुंह से सहज ही माता निकल गया और संपूर्ण राजमहल में हर कोई उस बालिका को माता कहकर पुकारने लग गए। सब उसे माता कहकर पुकारते। राजा जनक भी तकरीबन साल भर तक न किसी ऋषि के आश्रम गए, न किसी दौरे पर गए, न राजमहल से बाहर गए। उनका भी विश्व मानो सीता के आसपास ही घूमने लगा।
पर एक साल भर होने के बाद एक ऋषि के आश्रम से उन्हें न्योता आया और वो निकलने के लिए बने ही तो वह वहां पर सीता की तरफ आए, रानी सुनैना की तरफ आए उनसे अलविदा कहने के लिए। तो वो सीता को कहने लगे कि सीता, मैं ऐसे से आश्रम जा रहा हूँ ऋषि जी से मिलने के लिए। तो रानी सुनैना हंसती है, कहती है, मीनाक्षी पास में ही खड़ी है, मीनाक्षी से कहती कि देखो इतनी सी बच्ची को बता रहे हैं जैसे उसे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। उसी क्षण सीता ने अपने दोनों हाथ फैलाए और राजा जी की तरफ हाथ किया, जैसे वो कह रही कि पिताजी मुझे भी साथ ले चलिए। कुछ क्षणों के लिए सीता और राजा दोनों शांत हो गए, केवल एक दूसरे की तरफ देख रहे, मानो वो आंखों से कुछ बात कर रहे हो एक दूसरों से। और कुछ क्षण पश्चात राजा जी ने उससे कहा, ठीक है सीता, तुम मेरे साथ चल सकती हो। सुनैना रानी तो स्तब्ध हो गई, 1 साल की बच्ची को ये अपने साथ ले जाएंगे। सुनैना रानी ने नहीं कहा, लेकिन राजा ने कहा कि मैं सेवक को अपने साथ लेकर जाऊंगा, पर इसकी इच्छा है तो मैं इसे साथ लेकर ही चलता हूँ। मीनाक्षी और उषा, ये 2 सेविकाएं सीता के साथ चल पड़ी। अब वे आश्रम में पहुंचे। आश्रम में ऑलरेडी सीता के लिए एक अलग से कुटिया बनाई गई थी। दिन भर का ट्रैवल हो चुका था, थक गए थे, इसलिए सीता को लेकर उषा और मीनाक्षी दोनों उनकी कुटिया में गई और सीता को सुलाकर वे दोनों भी सो गई। आधी रात में मीनाक्षी की आंख खुलती है, देखती है तो सीता अपने स्थान पर नहीं है। वो घबरा गई, उसने आसपास बहुत ढूंढा सीता को, सीता कहीं दिखी नहीं। तब पास में ही जनक राजा की कुटी थी, वहां पर एक दिया टिमटिमा रहा था, वहां पर गई तो देखा तो साइड में सीता आराम से सो रही है। जनक राजा ने कहा कि ये रात में ही खुद चलकर यहाँ पर आई है। सीता पहली बार चली आश्रम में और आश्रम में अपने पिता के पास गई। मीनाक्षी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इसने कभी ये चली नहीं आज तक और खुद चलकर, स्वयं चलकर पिता की कुटिया तक पहुंच गई। अगले दिन सुबह वो आश्रम के दरवाजे तक गई और जंगल की तरफ एकटक देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो आश्रम के दरवाजे तक गई, फिर जंगल की तरफ देखती, उदास चेहरा, फिर वापस आ जाती। ऐसे उसने कई बार किया। फिर राजा जनक ने उसे पूछा, क्या तुम्हें जंगल में जाना है? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसे जाने दिया, ठीक है तुम जा सकती हो। मीनाक्षी से कहा तुम कुछ दूरी पर उसके पीछे चलना। देखिए 1 साल की बच्ची को उन्होंने परमिशन दे दी जंगल में अकेले जाने की, क्योंकि वो जानते हैं उसके विशेष गुणों को। सीता आगे चलती गई, मानो उसे जंगल में रास्ता पता हो। एक पेड़ के पीछे एक छोटा सा जीव जैसे बीमार सा पड़ा हुआ था, उसे अपनी गोद में उठाया और उठाकर वो आश्रम ले आई, उसे पिताजी के हाथ में सौंपा और वो रो पड़ी। पिताजी समझ गए, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम इसकी देखभाल करते हैं। उस जीव पर वहां पर औषध उपचार हुआ, वो भले ही ना बचा, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उस पर उपचार हो। फिर कुछ दिनों पश्चात वो वहां से चले गए। कुछ साल बीतने के बाद ऐसे ये क्रम चलता ही रहा कि सीता हमेशा जब भी राजा जनक बाहर जाते आश्रम में किसी ऋषि को मिलने के लिए, तो सीता साथ में ही जाती। एक बार फिर से मौका आया कि उसी आश्रम में जाने का। अब सीता तकरीबन 8-9 साल की हो चुकी होगी, तो सीता साथ में मीनाक्षी और कुछ सेवक वगैरह वहां पर गए। इस बार भी उसने राजा जनक से पूछा, क्या मैं जंगल में जा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ तुम जा सकती हो। वो जंगल में गई, चलती चली गई। मीनाक्षी पीछे है, मानो उसे पूरा रास्ता पता है। वो काफी अंदर तक चली गई और फिर एक कुछ विचित्र से पक्षी उसके सामने आए। उसने उनसे कुछ बात की और उन्होंने किसी जगह की तरफ इशारा किया। वो वहां गई, उसने वहां कुछ खोदा और जड़ी बूटी निकालकर वो लेकर आई। जनक राजा भी आश्चर्यचकित थे कि ये तुम क्यों लेकर आई, किसके लिए लेकर आई? तब उसने वो ऋषि के पास दिया और उन्हें कहा कि ये आपके लिए है। वे ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे पेट में पीड़ा है, ये केवल मुझे और मेरी पत्नी को ही पता है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? उसने कुछ भी नहीं कहा। 2-3 दिन बाद उन ऋषि ने कंफर्म किया कि अब मेरे पेट का दर्द कम है। मतलब इतने दिनों से उनके पेट का जो दर्द था, ये सही जड़ी बूटी सीता लेकर आई। तो सीता प्रकृति को समझती थी। जनक राजा तो ये जानते थे कि ये विशेष है, लेकिन इसके एक एक विशेष गुण अब उन्हें पता चल रहे थे। जब वो महल में लौटे तो सुनैना रानी को भी ये बात पता चली। तब उन्होंने इस बात को फैलाने से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये बात किसी को मत बताना।
जनक राजा को जरा अजीब लगा कि क्या फर्क पड़ता है यदि हमारी बेटी किसी का इलाज कर पाए। उन्होंने कहा वो इलाज करेगी तो दूर दूर से लोग आएंगे उसके इलाज के लिए। यदि उसने शरीर धारण किया है तो उसे इस एज का, उसके बचपन को जी लेने दीजिए। हम यही करते हैं, कंपटीशन में बच्चों को धकेल दिया है, ये क्लास वो क्लास वो क्लास वो क्लास, हम उन्हें उनका बचपन नहीं जीने देते। हाँ लगाइए क्लास, लेकिन ये भी देखिए कि वो उनके लिए भी समय निकाल पा रहे हैं। उन्हें कंपटीशन में मत धकेलिए। ऐसा मत कीजिए कि उन्हें ये करना ही है, उनकी इच्छा से उन्हें करने दीजिए। फिर आगे ऐसे ही प्रसंग आता है कि एक बार फिर वो किसी ऋषि के आश्रम में गई राजा जनक के साथ, और वो अचानक ही जंगल में चली गई। अब राजा जी को ये पता है कि वो लौटकर आएगी। मीनाक्षी परेशान है। सुबह से शाम हो गई, फिर वो दौड़ी दौड़ी राजा जनक के पास जाती है और कहती कि सीता तो अभी तक लौटी नहीं। फिर राजा जनक भी निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। जंगल के बीच में जाते हैं तो सीता एक वानर की गोद में सोई हुई है। इन दोनों की आहट सुनकर वानर फटाफट भागकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जनक राजा घबराए हुए सीता को गोदी में उठाकर फटाक से आश्रम में वापस ले आते हैं। और वो सीता को पूछते कि तुम क्यों गई थी? तब सीता ने कहा कि जिसकी गोद में मैं सोई हुई थी उस मादा वानर का एक नवजात शिशु पेड़ से गिरकर मर गया था और वो बहुत ज्यादा दुखी थी, इसलिए उसे सांत्वन देने के लिए कुछ समय के लिए मैं उसके पास सो गई। प्रकृति को समझने की, उसके जीवों को समझने की समझ, उनके दुख को समझने की समझ सीता में बचपन से थी। फिर आगे एक दिन का ऐसा कि वो राजमहल में मीनाक्षी उनकी सेवा में ही रहती थी। राजमहल में रात में मीनाक्षी ने देखा कि सीता अपने पलंग पर नहीं है। अगले दिन सुबह तक उनकी राह देखी पर नहीं मिली, तो वो ढूंढने के लिए गई, नदी की तरफ गई। तो उसने वहां पर देखा कि सीता नदी को डांट लगा रही थी। मीनाक्षी ने पूछा कि आप क्यों डांट रही हो नदी को? तो उन्होंने कहा कि ये नदी ने कल रात एक बैल को अपने पानी के बहाव में बहा दिया, इसलिए मैं उसे डांट रही हूँ। क्योंकि क्यों बहा दिया? वो बैल जिस किसान का था वो खेती कैसे करेगा? ये बात सुनकर मीनाक्षी ने ये बात जनक राजा को बताई। जनक राजा को ये बात जब पता चली, उन्होंने तुरंत राज्य में जो जानवरों की देखभाल करता था उसे बुलाया, किरण को बुलाया और उसे कहा कि एक बैल आप लेकर आओ। और स्वयं राजा जनक सीता को साथ लिए उस बैल के साथ नदी के किनारे हर किसान को ढूंढने लगे और सभी की पूछताछ करने लगे क्या किसी का बैल खोया है। बहुत ढूंढने के बाद शाम को उन्हें एक किसान मिला जिसका बैल खोया हुआ था। उसे वो बैल उन्होंने सौंपा और फिर वो पुनः लौट गए। कुछ दिनों बाद पुनः यही सिचुएशन हुई। मीनाक्षी ढूंढते हुए नदी के पास गई तो वहां पर सीता नदी के पास बैठी हुई थी। इस बार वो डांट नहीं रही थी नदी को। फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आप क्या बात कर रहे हो नदी के साथ? मैं उनसे माफी मांग रही हूँ। क्यों माफी मांग रहे हो? तब मैंने उनको डांटा था ना, बैल को वो बहा कर लेकर गई थी, इसलिए माफी मांग रही हूँ। उस बैल का समय आ चुका था, इसलिए नदी उसे अपने प्रवाह के साथ बहा कर लेकर गई। उसकी मृत्यु का समय आ चुका था, उसका इस धरती का समय खत्म हो चुका था, इसलिए नदी उसे बहा कर लेकर गई। उसमें नदी का कोई दोष नहीं था। किसी की मृत्यु के पीछे किसी का कोई दोष नहीं होता है। ये तो उनका कार्यकाल धरती पर खत्म हो जाता है, इसलिए वो चले जाते हैं। अब ये बात थोड़ी गहन थी जो मीनाक्षी के पल्ले नहीं पड़ी। ये बात कहते कहते सीता मीनाक्षी की तरफ पलटती है और मीनाक्षी को कहती है, तुम भी अपने पिता की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी मानती हो ना? मीनाक्षी अचंभित रह गई कि ये तो सीता के जन्म के पहले की बात है, फिर भी इन्हें कैसे पता? और ये बात तो मैंने मानो कब से मन में दबा के रखी हुई, किसी को ये कहा ही नहीं मैंने, तो ये इन्हें कैसे पता? तब उन्होंने उसे समझाया कि किसी के मृत्यु के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं होता है। उस व्यक्ति का उस धरती पर कार्यकाल खत्म होने पर वो अपने आप ही काल का ग्रास बन जाता है, काल के अधीन हो जाता है। इसलिए तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल लो, तुम अपने ऊपर से ये बोझ हटा दो कि उनकी मृत्यु के लिए तुम जिम्मेदार हो।
मीनाक्षी को अब पहली बार, जैसे उसे थोड़ा हल्का पहले भी फील हुआ था, अब वो पहली बार इस बोझ से पूर्णतः अपने आप को मुक्त पा रही थी। फिर कुछ दिनों पश्चात ऐसा एक प्रसंग कि राजमहल के पास में ही, मिथिला नगरी के पास में ही एक नया आश्रम बन रहा था और वहां के ऋषि मुनियों ने जनक राजा को कुछ चर्चा के लिए बुलाया था। तो जनक राजा जाते समय हमेशा के आदत की तरह सीता को पूछते हैं और उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सीता आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती कि नहीं पिताजी मैं नहीं आऊंगा। उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर भी वो चले गए। दूसरे दिन फिर से यही हुआ। दूसरे दिन उन्होंने पुनः पूछा, फिर भी वो तैयार नहीं है। तीसरे दिन फिर से पूछा। आज तो जनक राजा ने ठान ही ली कि आज तो मैं कारण जानकर ही रहूंगा, क्योंकि इसे हर धार्मिक चीज में, हर धार्मिक चर्चा में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो फिर इस बार क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि तुम हमेशा धार्मिक कोई भी कार्यक्रम रहने दो, किसी भी ऋषि मुनि कहीं भी जाने दो, तुम मेरे साथ हमेशा आती थी, फिर अब क्या हुआ? ये गलत है, तुम धर्म से दूर क्यों जा रही हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन जनक राजा का हाथ पकड़कर जंगल की ओर ले गई। उसने कटे हुए पेड़ की ओर इशारा किया कि पिताजी देखिए, आश्रम को बनाने के लिए इन लोगों ने कितने सारे पेड़ काट डाले। पिताजी मैंने आपसे ही सीखा है कि इन जंगलों से, पहाड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। इन्होंने हमारी सुरक्षा की है, इन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, तो हमें इन्हें ऐसा काट देना चाहिए क्या? और आपने ही मुझे सिखाया है कि प्रकृति से हमें जितना मिलता है उससे दुगुना हमें प्रकृति को देना चाहिए, तो क्या ये सही है? सीता की बात जनक राजा को समझ में आ गई। जनक राजा ने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। वो सीता को लेकर वहां आश्रम में गए, जहां पूरे आश्रम वासी राजा जनक की सभा के लिए राह देख रहे थे। राजा जनक सभा में आगे तो आए, लेकिन उन्होंने सभी को अभिवादन कर कर कहा कि आज मैं नहीं, मेरी बेटी बोलेगी, और स्वयं दर्शक के रूप में सामने बैठ गए और सीता से कहा आज तुम बोलो, आज तुम अपने प्रश्न को सबके सामने रखो, आज तुम अपनी बात को सबके सामने रखो। सीता ये पहली बार इतने बड़े मॉब में या इतने लोगों के सामने, उसे अपने ही लोगों के साथ बोलने की तो आदत थी। थोड़ी हिचकिचाई और फिर उसने अपनी बात शुरू की कि मैं थोड़ी नाराज हूँ। तो सभी ऋषि मुनियों को ऐसे लगा कि हमने इसे पूछा नहीं, हमने इसे बात नहीं की, हमने इसे बुलाया नहीं, इसलिए ये नाराज है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो आपको न्योता भेजा था। तो ऋषि बड़े जो थे उन्होंने कहा कि मैं खुद चला आता, मतलब मेरी गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ। मैं नाराज इस बात से हूँ कि आपने आश्रम बनाने के लिए पेड़ों को काटा, जंगलों को नुकसान पहुंचाया। आपने ये विचार नहीं किया कि उन पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा। पेड़ तो आपने नष्ट किए ही, लेकिन उन पेड़ों पर निर्धारित जिन जीवों का जनजीवन था उनका आपने विचार ही नहीं किया। तब आश्रमवासियों ने कहा, तब वहां के ऋषि ने कहा कि यदि हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम आश्रम का निर्माण कैसे करेंगे? तब उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें प्रकृति से जितना मिलता है उससे दुगुना हमें देना चाहिए। सभी ऋषि मुनियों ने पूछा तो फिर आप ही हमें उपाय बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। सीता ने कुछ क्षण सोचा और उन्हें कहा कि आपने जितने पेड़ काटे हैं उससे दुगुने पेड़ आप लगाइए, ये इसका उपाय। बहुत सुंदर उपाय। सभी आश्रम वासियों को ये उपाय बहुत पसंद आया और उन्होंने सीता को आश्वासित किया कि हाँ, हम जरूर जितने पेड़ हमने काटे हैं उससे दुगुने पेड़ हम जरूर लगाएंगे। और उस बात को अमल किया गया। तुरंत राजा ने उस सभा में उठकर कहा कि ये मेरा आदेश समझकर पाला जाए, क्योंकि राजा का आदेश आखिरी आदेश। फिर उसके पश्चात राजा जनक को एक ऋषि ने एक खास मंत्र सिखाया था और वो उन्हें उस मंत्र का, उसकी हर एक ध्वनि का, उसके हर एक उच्चार का महत्व समझा रहे थे, उसका अर्थ समझा रहे थे। तब सीता भी उनके साथ थी उस आश्रम में। सभी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सीता बैठी हुई है और वह ऋषि राजा जनक को और संपूर्ण सभा को समझा रहे हैं
उस प्रत्येक ध्वनि का, उस प्रत्येक उच्चार का अर्थ। तब सीता पूछती है कि इस तरह से जोर जोर से मंत्रोच्चार करके क्या लाभ होता है, क्यों ऐसे जोर जोर से मंत्रोच्चार क्यों करना। तब उन्होंने कहा कि मंत्रों की ध्वनि में जो कंपन क्रिएट होता है वो आसपास के एरिया में, आसपास के लोगों के विचारों पर और आसपास के वातावरण पर प्रभाव करता है, इसलिए मंत्रों की ध्वनि, उनका उच्चार किया जाता है। यदि सही उच्चार किया जाए तो सही, और गलत अगर उच्चार हो जाए तो उसका असर गलत भी हो सकता है, इसलिए उनका अर्थ मैं समझा रहा हूं। सीता ने सहज में ही प्रश्न पूछे। सीता तकरीबन 10-12 साल की है, 12 साल के तकरीबन है। उन्होंने सहज ही ऋषि जी से प्रश्न पूछ लिया, क्या विचारों के कंपन का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने कहा कि हाँ, विचारों के कंपन का होता है, लेकिन ध्वनि के कंपन का प्रभाव ज्यादा होता है। सीता ने फिर से प्रश्न किया कि यदि विचारों की एकाग्रता न हो, कोई ऐसे ही रटने के लिए यदि मंत्र जाप कर ले तो क्या उसका प्रभाव होगा। यदि विचार उनसे संलग्न नहीं है, यदि विचारों की एकाग्रता नहीं है, तो क्या वो प्रभाव करेगा। तो तब वे ऋषि उत्तर नहीं दे पाए। उसी वक्त वहां से पीछे से आवाज आई, तुम सही हो सीता, विचारों के कंपन का भी प्रभाव होता है। वे थी ऋषि गार्गी, एक स्त्री ऋषि। ये केवल राजा जनक के राज्य में ही था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके राज्य में स्त्री ऋषियां भी थी, और स्त्री ऋषियों को भी उतना ही सम्मान था जितना एक पुरुष ऋषि को था। जबकि वो समाज, वो काल ऐसा था कि तब पुरुष प्रधान संस्कृति थी, पुरुषों का सम्मान था, लेकिन फिर भी राजा जनक के राज्य में स्त्री ऋषियों को पुरुष ऋषियों जैसा ही सम्मान मिलता था। वो बहुत बड़ी दार्शनिक थी, वेदों की ज्ञाता थी। वो आई, सभी ने उन्हें नमस्कार किया। वो वहां पर बैठी और उन्होंने सीता की तरफ देखा और सीता से कहा, सीता, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, तुम उन सवालों को पूछ सकती हो, जितना हो सके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीता ने कहा कि यदि मंत्रों की ध्वनि में इतना प्रभाव है तो मेरे जन्म से पूर्व यहाँ इस राज्य में जो अकाल पड़ा हुआ था उसे मंत्रों की ध्वनि द्वारा ठीक क्यों नहीं किया गया। उसका सवाल बहुत सही था। ऋषि गार्गी ने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उन मंत्रों के प्रभाव को दूर करने वाली या उन मंत्रों के प्रभाव को नष्ट करने वाली ऐसी कुछ शक्तियां है, ऐसी कुछ शक्ति है जिसने उन प्रभाव को खत्म कर दिया। मैंने कहा, ऐसा कौन करेगा, क्यों करेगा। ऐसा कौन है जो प्रकृति का भला नहीं चाहेगा। हर कोई प्रकृति का भला चाहता है। सीता छोटी है, अभी उसे समाज की बाहर की, भले ही उसके अंदर एक शक्ति है, लेकिन फिर भी बाहर के समाज की उसे पहचान नहीं है। वो कहती है, ऐसा कौन होगा, कौन ऐसा चाहेगा। तब ऋषि गार्गी कहती है कि एक व्यक्ति है ऐसा कि जिसने इन मंत्रों के प्रभाव पर कंट्रोल किया हुआ है अपने स्वतः के स्वार्थ के लिए। पर यहाँ पर राजा जनक ने उन्हें रोक लिया ऋषि गार्गी को आगे कुछ कहने से, और सीता से कहा, सीता चलो अब हमारे निकलने का समय हो गया, क्योंकि वो चाहते थे कि सीता इससे ज्यादा और कुछ ना पूछे और ना कुछ जाने, क्योंकि अभी वो छोटी है। फिर भी उसके मन में सवाल था। उसने ऋषि गार्गी की तरफ देखा तो ऋषि गार्गी ने उनके सवाल का जवाब दिया, ये रावण है। अब रावण कौन है, क्या है। उन्होंने रावण का संक्षिप्त परिचय दिया कि रावण एक विद्वान के बेटे हैं। उनकी माता असुर जाति से थी और वे स्वयं एक विद्वान पंडित है, किंतु स्वतः के स्वार्थ के लिए घमंड अहंकार में आकर उन्होंने इन मंत्रों के प्रभाव को, जो कि बहुत रेयर है कि जो कंट्रोल कर सकता है, इतनी शक्ति उनमें है और वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और अपने स्वतः के स्वार्थ के लिए वो इस प्रकृति में बदल कर रहे हैं, इस प्रकृति को बदल रहे हैं। यहां तक कहकर वो रुके और जनक राजा ने कहा कि बस बेटा अब चलते।
जनक राजा उन्हें वहां से लेकर गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने जनक राजा ने उन्हें पूछा, क्या तुम चाहती हो कि ऋषि गार्गी तुम्हें सिखाए? क्या तुम चाहती हो कि तुम ऋषि गार्गी से सीखो, शिक्षा प्राप्त करो? सीता ने हाँ में जवाब दिया और उसके बाद जनक राजा ने ऋषि गार्गी से अनुरोध कर कर उनकी शिक्षा शुरू करवा दी। फिर एक बार ऐसे ही, मतलब इससे मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि एक 12 साल की लड़की यूं ही आंखें मूंद कर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर रही है। हमें यदि कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रश्न होगा, कोई अगर समस्या होगी ना, तो हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमें मंत्र कहता है और हम तोता रटन शुरू कर देते हैं, मंत्र का जाप शुरू कर देते, लेकिन उस पर विचार नहीं करते कि क्या ये सही रहा है। एक 12 साल की लड़की ने प्रश्न पूछा कि क्या ये सही है, और यदि ये सही है तो फिर जब अकाल था तब क्या हुआ? ऐसे ही यदि ये सही है, यदि ये मंत्रों के जाप से सब कुछ ठीक होता है, तो जो वह व्यक्ति उस मंत्रों के जाप को कहता है वो स्वयं अपनी जिंदगी ठीक क्यों नहीं कर लेता? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस अंधश्रद्धा से हमें बाहर निकलना है। फिर आगे ऐसा एक प्रसंग आता है कि सीता ऐसे ही राजमहल के बगीचे में कुछ खरगोशों के साथ खेल रही थी और मीनाक्षी 13-14 साल की सीता यौवनावस्था की ओर झुक रही। सीता के सौंदर्य को मीनाक्षी निहार रही है कि कितनी सुंदर दिखती है ये। और उस क्षण अचानक सीता पीछे पलटकर कहती है, मीनाक्षी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे स्नेह नहीं करते थे, तुम्हारे पिताजी तुमसे प्रेम नहीं करते थे? वो फिर से स्तब्ध रह गई कि ये बात भी मैंने कभी किसी से कही नहीं, मेरे मन के कोने में मैंने दबा कर रखी। भले ही मुझे इस बात का ये था कि मेरे पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं, ये मुझे बाद में ऐसा फील हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में मैंने ये दबा कर रखा हुआ था गुस्सा कि मेरे पिताजी मुझसे स्नेह नहीं करते, हमेशा गुस्से में ही बात करते थे। ये इन्हें कैसे पता चला? सीता ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्रेम करते थे। क्या तुम्हें कुछ प्रसंग याद आते हैं? जब तुम छोटी थी, तुम सो जाया करती थी, तब तुम्हारे पिताजी कितने ही देर तक तुम्हारे चेहरे को निहारते थे। वो हमेशा चाहते थे कि तुम में अच्छे गुण हो, हमेशा तुम्हारी केयर करते थे। तुम्हें जो चीज चाहिए वो स्वयं नहीं ला कर देते थे, लेकिन कहीं से उपलब्ध करवा कर दे देते थे। तो क्या ये उनका प्रेम नहीं था? सीता फिर अपने जन्म की बात कहती है कि जब मेरे जन्म से पूर्व मेरे पिताजी और माताजी मेरा आवाहन कर रहे थे, उस समय वसुंधरा माता मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि जिस प्रकार मैं तुमसे स्नेह करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, उसी प्रकार राजा जनक और सुनैना रानी भी तुमसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे। और इस आश्वस्तता से मैंने जन्म लिया धरती पर कि मुझे वही प्रेम मिलेगा। और मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ कि मुझे उन दोनों का उतना प्रेम मिल रहा है। वैसे ही तुम्हारे पिताजी भी तुमसे बहुत प्यार करते थे और इसी कारण उन्होंने राजा जनक से वचन लिया था तुम्हारी सुरक्षा का। ये सारी बातें सुनकर मीनाक्षी आंखें उसकी भर आई, उसका मन भर आया कि इन बातों पर तो मैंने कभी गौर किया ही नहीं। ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे पिताजी मेरे लिए करते थे, ये उनका प्रेम ही तो था। मैंने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। और वो वहीं पर चुप रह गई। उसके साथ की जो सेविका थी वो उसे समझ गई। उसने कहा, तुम यदि थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हो, तुम जा सकती हो, यहाँ पर मैं देखूंगी। फिर मीनाक्षी अपने कमरे में चली गई और हर उस क्षण को याद करने लगी। हर उस क्षण को जब उसे याद आया कि उसके पिताजी उसके लिए कितनी केयर करते थे, उसे कितना प्रेम करते थे, अब उसे फील हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बस मैं ही उसे समझ नहीं पाई। यही होता है कि हम सिक्के की दूसरी बाजू देखते ही नहीं है, बस एक ही साइड देखते हैं जो हमें नजर आती है, लेकिन उसके पीछे की क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, वो हम जान नहीं पाते हैं। मीनाक्षी कहती है कि मुझे माता सीता के रूप में वरदान प्राप्त हुआ है। वो हर बार मेरे मन को संभालती है। जैसे राजा जनक अपनी वचन पूर्ति के लिए मेरी सुरक्षा करते हैं, ये मेरे मन की सुरक्षा करती है।
तो ये मेरे लिए एक वरदान स्वरूप है। और ये जब सीता माता जब ये सब उसे समझा रही थी, बता रही थी, तब झट से सीता ने उसे अपने गले लगा लिया और कहा सीता, मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि मैं भी किसी को प्रिय लगती हूँ, मैं भी इतनी अच्छी हूँ, मुझसे भी कोई प्रेम करता है, और उसका मन भर गया। बस यहीं पर हम आज का भाग समाप्त करते हैं। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार सीता का विवाह, सबसे उससे पहले इम्पोर्टेंट ये कि सीता कैसे ट्रांस में चली जाती है और जनक राजा कितने प्रयास करके उसे लेकर आते हैं पुनः, और फिर सीता का विवाह, ये प्रसंग है। तो हम ये आगे देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मवंदन।